नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी एमपी जीके की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत के बारे में। दोस्तों, चर्चा से पहले मैं आपको बता दूं, आपको हमारे चैनल पर एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के दृष्टिकोण से यूनिट 7 एवं यूनिट 9 की प्लेलिस्ट भी देखने को मिलेगी। हालांकि हमारे चैनल पर वर्तमान में प्लेलिस्ट शो होने को लेकर इशू हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा YouTube के सर्च बॉक्स में जाकर तैयारी कल की एमपीजी के प्लेलिस्ट, तैयारी कल की यूनिट 7 प्लेलिस्ट, तैयारी कल की यूनिट 9 प्लेलिस्ट, यदि आप इस प्रकार से सर्च करते हैं तो आपको सीधे हमारी प्लेलिस्ट प्राप्त हो जाएंगी। मुझे इसका कारण नहीं पता। बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट भी किया था कि सर, हमारे चैनल पर वर्तमान में प्लेलिस्ट सही से शो नहीं हो रही है। तो दोस्तों, वो प्रॉब्लम अभी भी दूर नहीं हुई है, ऐसा लगातार हो रहा है। ठीक है, तो जो सारे वीडियोस मैं बनाता हूँ, इवन जो वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको भी मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूँ। और यदि आपको प्लेलिस्ट नहीं मिलती तो आप सीधा सर्च करें तैयारी कल की एमपीजी के प्लेलिस्ट, तो आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इसी प्रकार से यूनिट 7 यूनिट 9 की प्लेलिस्ट भी आप सर्च कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए वापस से हम शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में गोंडवाना रियासत की। 3 भागों में बांटकर देखना है दोस्तों, गढ़मंडला रियासत, देवगढ़ रियासत और खेरला रियासत। शुरुआत करते हैं गढ़मंडला रियासत से। प्रमुख शासकों की बात करें तो यादव राय या जादव राय, संग्राम शाह, दलपत शाह, वीर नारायण, रानी दुर्गावती। ये तो हो गए प्रमुख शासक गढ़मंडला रियासत के। राजधानियों की बात करें तो गढ़ा जबलपुर दोस्तों यादव राय के समय थी, सिंगौरगढ़ आमहरणदास के समय थी, चौरागढ़ रानी दुर्गावती के समय, रामनगर हृदय शाह के समय और मंडला नरेंद्र शाह के समय थी। ठीक, तो ये तो हो गई राजधानियों की बात। अब चर्चा करते हैं गोंडवाना रियासत के प्रमुख शासकों की। सबसे पहले चर्चा करेंगे यादव राव की, 1328 से 1440 ईस्वी तक। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है कि गौंड वंश के संस्थापक कौन थे, यादव राय थे। जन्म हुआ था गोदावरी के तट पर सहला गांव में। तो ये जन्म का स्थान यदि आप याद ना भी रखें तो ज़्यादा समस्या नहीं है, याद रहता है तो बढ़िया है। बाकी याद रखें कि गौंड वंश के संस्थापक कौन थे, यादव राय, ये आपको नहीं भूलना। ठीक है, और दोस्तों, माँ नर्मदा की प्रेरणा से दमोह या गढ़ा के शासक की पुत्री रत्नावली से विवाह कर इसने गौड़ साम्राज्य की नींव रखी। यादव राय को साम्राज्य स्थापित करने में तिलवारा के तांत्रिक सुरभि पाठक ने सहयोग किया था, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। यादव राय के उत्तराधिकारी दोस्तों क्रमशः खरजी, गोरक्षदास, सुखनदास और अर्जुनदास हुए। तो ये तो चर्चा हुई यादव राय के बारे में, यादव राव के बारे में। संस्थापक गौड़वंश, इतना जरूर याद रखें। फिर बात करते हैं दोस्तों संग्राम शाह की, 1510 से 1543। वास्तविक नाम था आमहरणदास। याद रखना है दोस्तों, यह नाम किसका था, आमहरणदास, संग्राम शाह का। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है। जो अर्जुन दास का पुत्र था, इसका नाम सिक्कों में दोस्तों पुलत्स्य वंशी भी मिलता है। तो पुलत्स्य वंशी किसका नाम है, संग्राम शाह का ही नाम है। इन दोनों चीजों को आप, इन दोनों नामों को ध्यान रखें दोस्तों। आमरण ने गुजरात के शासक बाज बहादुर ने रायसेन विजय में सहायता देने के कारण संग्राम शाह की उपाधि दी। यहाँ पर सेंटेंस फ्रेमिंग ठीक नहीं है। आमरण दास को दोस्तों गुजरात के शासक बाज बहादुर ने रायसेन विजय में सहायता देने के कारण संग्राम शाह की उपाधि दी। किसने उपाधि दी, गुजरात के शासक बहादुर शाह ने आमरण दास को संग्राम शाह की उपाधि दी थी। क्यों, क्योंकि बहादुर शाह की रायसेन विजय में आमरण दास ने सहायता की थी। अब ये चीज थोड़ी सी क्लियर होती है। ठीक है, फिर दोस्तों गौंड राज्य का वास्तविक संस्थापक इन्हें ही माना जाता है। किन्हें, संग्राम शाह को। क्या माना जाता है,
गौड़ वंश का वास्तविक संस्थापक, और दो पुत्र थे इनके, दलपति शाह और चंद्र शाह। यदि बात करें कि संग्राम शाह का स्थापत्य में योगदान क्या क्या है, तो ध्यान रखना है, इन्होंने संग्राम सागर झील का निर्माण जबलपुर में कराया, बाजना मठ निर्माण जबलपुर में, सिंगौरगढ़ किला दमोह में है दोस्तों, इसका निर्माण भी कराया, चौरागढ़ किला जो कि नरसिंहपुर में है, इसका निर्माण भी कराया। तो दोस्तों दो निर्माण कराए इन्होंने जबलपुर में, संग्राम सागर झील और बाजना मठ। सिंगौरगढ़ के किले का निर्माण कराया इन्होंने दमोह में, और चौरागढ़ किले का निर्माण कराया नरसिंहपुर में। किसने? संग्राम शाह ने। साहित्य में योगदान की यदि हम चर्चा करें दोस्तों, तो संस्कृत के विद्वान थे, रस रत्नमाला की रचना की। याद रखना है, रस रत्नमाला की रचना किसने की? तो संग्राम शाह ने की। और दामोदर ठाकुर प्रमुख दरबारी थे इनके। तो इतना याद रखना है, इस रचना को तो आपको याद रख ही लेना है कि रस रत्नमाला की रचना किसने की? संग्राम शाह ने की। कितनी चीजें क्लियर हैं। यदि विशेष तथ्य की बात करें, तो रूपनाथ झा के द्वारा रचित गणेश नृप वर्णनम साहित्य के अनुसार संग्राम शाह शासन के दौरान 12 गढ़ शामिल थे। इतना याद रखना है। गणेश नृप वर्णनम किसकी रचना है? तो ये नाम भी आप याद रख लें, रूपनाथ झा। उम्मीद है इतनी चीजें आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर होंगी। और यदि ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर अवगत कराएं। कमेंट सेक्शन में आपकी प्रतिक्रिया आजकल कम दिखाई दे रही है, और वहीं से तो हमें मोटिवेशन मिलता है आपसे। तो जब भी आपसे कहा जाता है कि भाई इस चीज का जवाब कमेंट सेक्शन में दें, तो जरूर अपनी प्रतिक्रिया वहां पर दें, ताकि हमें भी पता लग सके कि हाँ, हमारी वीडियो सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक साबित हो रही है। हालांकि जितनी गति से पहले आपके लिए वीडियोस अपलोड करते थे, उतनी गति से फिलहाल वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि व्यस्तताएं ज़्यादा हैं, ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है, जिस कारण से थोड़ा लेट फ्री हो पाते हैं और फिर सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं हो पाती। लेकिन प्रयास रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश की जाए। ठीक है, बाकी आप हमें बताएं कि प्रीलिम्स एग्जाम आने वाला है 23 जून को, तो आप लोगों की तैयारी किस प्रकार से है? किसी भी प्रकार की समस्या आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। कंटेंट को लेकर नहीं, और भी समस्याएं होती है कि सर सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, इस पर्टिकुलर टॉपिक में समस्या जा रही है, तो कैसे कवर करें? तो ये सारे जो आपके प्रश्न होंगे उनका समाधान खोजने का प्रयास किया जाएगा वीडियो के माध्यम से। तो यदि आपको ऐसा कुछ लगता है कि उसका समाधान मैं आपको दे सकता हूं, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर अवगत कराएं, ताकि मैं उस दिशा में भी आप सभी के लिए कार्य कर सकूं। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह के बारे में, 1543 से 1550। दोस्तों संग्राम शाह की मृत्यु के पश्चात वर्ष 1543 में उसके बड़े बेटे ज्येष्ठ पुत्र दलपत शाह सिंहासन पर बैठे, और 1542 में दलपत शाह का विवाह हुआ था चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती से। अब ये चीज ध्यान रखना है, दलपत शाह का विवाह किससे हुआ था? चंदेल वंश की राजकुमारी दुर्गावती से। दुर्गावती किस वंश की थी? चंदेल वंश की थी, याद रखना है। और दोस्तों दलपत शाह के समय प्रमुख विद्वानों की बात करें तो मेघ और दामोदर ठाकुर। दामोदर ठाकुर को तो हमने देख ही लिया है, ये संग्राम शाह के प्रमुख दरबारी हुआ करते थे। दोस्तों दलपत शाह की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात दुर्गावती हो गई विधवा, व इन्होंने अपने नाबालिग पुत्र वीर नारायण को सिंहासन पर बिठाया। तो ध्यान रखना है, दलपत शाह के बाद कौन शासक बना? वीर नारायण बना। संरक्षण दुर्गावती ने ही दिया है। फिर बात करते हैं दोस्तों रानी दुर्गावती की। 1550 से 1564 मृत्यु जब हुई दलपत शाह की, तो उसके पश्चात रानी दुर्गावती आधार से कायस्थ और मान ब्राह्मण की सलाह पर संरक्षिका के रूप में पुत्र वीर नारायण की संरक्षिका बन बैठी और सिंहासन पर बैठ गई। दोस्तों दलपत शाह के समय राजधानी हुआ करती थी सिंगौरगढ़। रानी दुर्गावती ने इसे चौरागढ़ किया। सिंगौरगढ़ का किला कहाँ है दोस्तों? दमोह में है। चौरागढ़ का कहाँ है? नरसिंहपुर में है। तो ध्यान रखना है, जब दलपत शाह थे राजा, तब राजधानी थी सिंगौरगढ़, रानी दुर्गावती ने चौरागढ़ कर दिया।
रानी दुर्गावती के दरबार में दोस्तों पद्मनाभ भट्टाचार्य, महेश ठाकुर और भागीरथ जैसे विद्वान भी थे, याद रखना है। और दोस्तों सरमन नाम था रानी दुर्गावती के हाथी का। सरमन क्या है? तो हाथी का नाम है रानी दुर्गावती के, इतना याद रख सकते हैं आप। फिर दोस्तों रानी दुर्गावती के समय गड़ा राज्य पर हुआ था आक्रमण। प्रथम आक्रमण दोस्तों अफगानी सरदारों का था, जिन्हें रानी ने पराजित किया, यहां रानी जीत गई। दूसरा आक्रमण मांडू के शासक बाज बहादुर का था, जिसे भी रानी ने बुरी तरह पराजित किया और रानी फिर से जीत गई। तीसरा आक्रमण दोस्तों मुगल सेनापति आसफ खां, जिसे मुरीद खां कहते हैं, इसका था, जिसमें रानी पराजित हो गई। ठीक है। और मुगल सेनापति आसफ खां और रानी के मध्य नरई का युद्ध हुआ था दोस्तों, जिसमें रानी दुर्गावती ने अपने ही कटार से आत्महत्या कर ली। अब याद रखना है कि जो नरई का युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था? आसफ खां और रानी दुर्गावती के बीच में हुआ था। और इस ही युद्ध में स्वयं की कटार से रानी दुर्गावती ने आत्महत्या की थी। और इनकी समाधि, रानी दुर्गावती की समाधि बरेला जबलपुर में स्थित है। और दोस्तों इसके बाद गोंड राज्य मुगलों के अधिकार में आ गया एवं मुगलों ने यहाँ अपने सूबेदारों आसफ खां, कासिम खां को नियुक्त कर दिया। यदि बात करें स्थापत्य में रानी दुर्गावती के योगदान की, तो इस चीज को भी हमें नहीं भूलना है। पचमठा मंदिर जबलपुर में दोस्तों दीवान आधार कायस्थ द्वारा निर्मित है। बस ध्यान रखना है पचमठा मंदिर कहां पर है? जबलपुर में है। एक बार हम संग्राम शाह के स्थापत्य भी देख लेते हैं। संग्राम सागर झील बनवाई थी संग्राम शाह ने जबलपुर में। बाजना मठ बनवाया था जबलपुर में। सिंगौरगढ़ का किला बनाया था दमोह में। और चौरागढ़ का किला बनाया था नरसिंहपुर में। तो ये तो स्थापत्य किनके थे? जो निर्मित हुए थे संग्राम शाह के थे। रानी दुर्गावती का योगदान क्या है दोस्तों? पचमठा मंदिर जबलपुर, रानी ताल जबलपुर, आधार ताल जबलपुर और चेरी ताल जबलपुर। ध्यान रखना है पचमठा मंदिर, आधार ताल जबलपुर दीवान कायस्थ, आधार कायस्थ द्वारा निर्मित है। और चेरी ताल दासी चेरी के नाम पर बनाया। तो मोस्टली जो चीजें बनवाई रानी दुर्गावती ने, जो स्थापत्य निर्माण हुए जबलपुर में ही हुए। तो बस ध्यान रखें पचमठा, रानी ताल, आधार ताल, चेरी ताल। क्या? पचमठा मंदिर, रानी ताल, आधार ताल और चेरी ताल, ये सभी कहां पर हैं? यह सभी जबलपुर में स्थित हैं और रानी दुर्गावती के स्थापत्य योगदान में शामिल हैं। विशेष तथ्य की बात करें तो 2024 में दोस्तों मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना शुरू की। तो रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना कब शुरू हुई? वर्ष 2024 को हुई। और हम सभी जानते हैं श्री अन्न हम किसे कहते हैं? श्री अन्न हम कहते हैं मोटे अनाज को, जैसे कि बाजरा, ज्वार। और भी एग्जाम्पल्स आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो ये तो हो गई। ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरकालीन प्रमुख गोंड शासकों की। तो चंद्र शाह का नाम ध्यान रखें, 1564 से 76। दलपत शाह का भाई दोस्तों चंद्र शाह 10 गढ़ों को मुगलों को देने के बाद फिर से गद्दी पर बैठा और 64 से लेकर 76 तक शासन कर लिया। मधुकर शाह 76 से 86। चंद्र शाह की मृत्यु के बाद छोटा पुत्र मधुकर शाह गद्दी पर बैठा और मुगलों के प्रति आभार प्रकट करने के लिए मुगल दरबार पहुंचने वाला पहला गोंड शासक था मधुकर शाह। इसने बघेलखंड के कुछ क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया और बघेलखंड शासकों के साथ इसके संघर्ष शुरू हो गए, जिन्हें गोंड बघेली संघर्ष कहा जाता है। मधुकर शाह की बात की जा रही है। और दोस्तों मधुकर शाह ने अपने भाई की हत्या कर दी थी, जिसके बाद में उसे पछतावा हुआ और खुद को पीपल के खोखले पेड़ में बंद होकर उसमें आग लगवा दी और अपने प्राण त्याग कर प्रायश्चित कर लिया। वही मधुकर शाह ने भाई की हत्या करवाई, बाद में पछतावा हुआ तो पीपल के खोखले पेड़ में खुद को बढ़िया बंद कराया और आग लगवाकर प्राण त्याग दिए। विपरीत काल, विनाश काले विपरीत बुद्धि टाइप सिस्टम हो गया। तो भाई हत्या क्यों करवाई थी? तो ऐसा थोड़ी ना कराना चाहिए, फिर बाद में पछतावा हो रहा है। ठीक है। तो गलत की परिणति गलत हो जाती है। ठीक है। मिस्टेक करने के बाद खुद को शीशे में देखने में इंसान को समस्या होती है, थोड़ी सी भी मानवता यदि जीवित होती है तो बस वही चीज यहाँ पर देखने को मिल रही है।
प्रेम शाह की बात करें 1586 से 1635 तक शासन किया। मधुकर शाह की मृत्यु के पश्चात प्रेम शाह गणमंडला का शासक बना। और दोस्तों प्रेम शाह के दरबार में विष्णु दीक्षित एवं गंगाधर वाजपेयी जैसे विद्वान मौजूद थे। ध्यान रखना है दोस्तों, बुंदेला शासक जुझार सिंह बुंदेला ने चौरागढ़ पर आक्रमण कर प्रेम शाह की हत्या कर दी थी। जुझार सिंह बुंदेला, इन्होंने चौरागढ़ पर आक्रमण किया था और प्रेम शाह को निपटा दिया या इनकी हत्या कर दी थी। फिर बात करते हैं हृदय शाह की। 1635 से 1671 दोस्तों प्रेम शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र हृदय शाह राज सिंहासन पर बैठा। इसने रामनगर को अपनी राजधानी बनाया। ध्यान रखना है, प्रेम शाह की मृत्यु के बाद कौन? हृदय शाह बैठा और रामनगर को राजधानी बनाया। हृदय शाह के दरबार में दोस्तों विष्णु दीक्षित, कमला दत्त ठाकुर, वैद्यनाथ दीक्षित जैसे दरबारी रहा करते थे और हृदय शाह स्वयं संगीतकार थे। इन्होंने हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश की रचना की। तो हृदय कौतुक और हृदय प्रकाश का नाम ध्यान रखें, हृदय शाह के नाम पर समझ में ही आ जाएगा। और पुत्र छत्र शाह और हरि सिंह थे हृदय शाह के। स्थापत्य की बात करें तो मंडला के आसपास आपको देखने को मिलेगा, मंडला के निकट हृदय नगर, मंडला में आयताकार पद्धति से मोती महल और मंडला में बघेलिन महल का निर्माण पत्नी चिमनी रानी की याद में और राय भगत की कोठी का निर्माण भी कराया। तो दोस्तों हृदय नगर, मोती महल, बघेलिन महल, इन सब का निर्माण हृदय शाह ने करवाया था। राय भगत कोठी का निर्माण भी नहीं कराया। विशेष तथ्य की बात करें तो दोस्तों हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने मंडला मेडिकल कॉलेज का नाम हृदय शाह मेडिकल कॉलेज कर दिया। इतना भी आप ध्यान रख लें। फिर बारी आती है छत्रसाल की 1672 से 1684। दोस्तों हृदय शाह की मृत्यु के पश्चात पुत्र छत्रसाल ने 13 वर्ष तक शासन किया और इसके शासनकाल में औरंगजेब का दक्षिण अभियान शुरू हो गया था। इतना ध्यान रख सकते हैं। और जो इनके उत्तराधिकारी हैं छत्र शाह के, क्रमशः केसरी शाह 1684, हरि शाह 1684 से 87 और पहाड़ हुसैन 1687 हुए। फिर नरेंद्र शाह की बात करें 1687 से 1731 तक इन्होंने बागडोर संभाली। दोस्तों छत्रसाल बुंदेला के आक्रमण के भय से नरेंद्र शाह ने राजधानी रामनगर की जगह मंडला को बनाया, तभी इस राज्य को गढ़मंडला कहा जाने लगा। तो नरेंद्र शाह के समय दोस्तों गढ़मंडला कहा जाने लगा था। इस राज्य को ध्यान रखना है, क्यों? छत्रसाल बुंदेला के आक्रमण के डर से नरेंद्र शाह ने रामनगर से स्विच की थी राजधानी मंडला को। और दोस्तों नरेंद्र शाह की सरकारी मुद्रा पर महाकाली नाम अंकित था। नरेंद्र शाह ने दोस्तों अपनी बहनों मान कुमारी व दौन कुमारी का विवाह देवगढ़ के शासक वक्त बुलंद और रतनपुर के राजा राज सिंह से किया। फिर महाराजा शाह की बात करें 1731 से 41। तो दोस्तों इसके बाद नरेंद्र शाह का पुत्र, मतलब नरेंद्र शाह के बाद इनका पुत्र महाराजा शाह सिंहासन पर बैठा। और दोस्तों मराठा शासक बालाजी बाजीराव में 1741 में मंडला पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। और दोस्तों मराठा से पराजय के बाद ही महाराजा शाह की मृत्यु हुई थी, या मराठा से पराजय ही बाद में इनकी मृत्यु का कारण बना। फिर दोस्तों शिवराज शाह की बात करें 1741 से 49। तो इनकी मृत्यु महाराजा शाह की मृत्यु के बाद पेशवाओं ने शिवराज शाह को मंडला की गद्दी पर बैठाया और 4 लाख रुपए की सालाना चौथ निर्धारित कर दी। निजाम शाह की बात करें तो 1749 से 1776। दोस्तों 1749 में शिवराज का भाई निजाम शाह ने अपने हाथ में सत्ता ली। और निजाम शाह के समय लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने गजेंद्र मोक्ष काव्य की रचना की। तो गजेंद्र मोक्ष काव्य की रचना किसने की? लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित जी ने की। और दोस्तों मंडला में राजे राजेश्वरी भवन का निर्माण निजाम शाह ने कराया। ध्यान रखना है, निजाम शाह ने मंडला में राज राजेश्वरी भवन का निर्माण कराया। और मंडला में हृदय शाह ने क्या कराया था? हृदय नगर की स्थापना की थी, मोती महल की स्थापना की थी, बघेलिन महल बनवाया था, राय भगत कोठी बनवाई थी। इसी प्रकार से अब बात करते हैं नरहरि शाह की 1776 से 1780। यदि वीडियो में मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवगत कराएं कि सर मजा आ गया। दोस्तों निजाम शाह की मृत्यु के बाद उसका भतीजा नरहरि शाह गद्दी पर बैठा। और दोस्तों नरहरि शाह ने तेजगढ़ दमोह में मराठों से युद्ध किया, लेकिन इसे पराजय प्राप्त हुई और गढ़मंडला पर मराठों का नियंत्रण हो गया। ध्यान रखना है दोस्तों, निजाम शाह की मृत्यु के बाद आए नरहरि शाह, जो कि निजाम शाह के भतीजे थे। और तेजगढ़ दमोह में मराठों से युद्ध हो गया था नरहरि शाह का, लेकिन पराजित होना पड़ा, युद्ध में हार गए और गढ़मंडला पर किसका अधिकार हो गया? मराठों का नियंत्रण हो गया। फिर सुमेर शाह की बात करें तो 1780 से 82। दोस्तों पेशवा प्रतिनिधि
बिसाजी चांदोरकर की सहायता से सुमेर शाह शासक बना। फिर दोस्तों नरहरि शाह फिर से आपको देखने को मिलेगा, बिसाजी चांदोरकर ने दोबारा नरहरि शाह को शासक बनाया था। देख सकते हैं नरहरि शाह 2 बार शासक बने हैं यहाँ के। पर शंकर शाह की बात करें तो सुमेर शाह का पुत्र शंकर शाह राजगद्दी पर बैठा। और दोस्तों शंकर शाह ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। सितंबर 1857 में कैप्टन क्लार्क ने शंकर शाह और उसके पुत्र रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर दोनों को तोप से उड़वा दिया। ध्यान रखना है कैप्टन क्लार्क का नाम, इसने शंकर शाह और रघुनाथ शाह को बंदी बनाकर तोप से उड़वा दिया था। ध्यान रखना है दोस्तों, स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था शंकर शाह ने। दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपको भी पता होनी चाहिए, जो अंग्रेज आए थे विदेशी आक्रमणकारी के रूप में और जो मुगल्स आए थे हमारे यहाँ पर विदेशी आक्रमणकारी के रूप में, थे तो दोनों ही विदेशी आक्रमणकारी, लेकिन अंग्रेज ज्यादा नुकसानदायक साबित हो गए थे। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज भारत को अपना देश नहीं समझते थे। अंग्रेजों ने किया क्या, भारत से संपत्ति को लूटा और ब्रिटेन लेकर चले गए, यहाँ के संसाधनों का वहां दोहन किया। ये कभी भारत के नहीं बन सके। जो अंग्रेज थे इन्होंने भारत पर आक्रमण किया विदेशी आक्रमणकारी के रूप में, लेकिन भारत के कभी नहीं हुए। जो मुगल्स थे उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और भारत में ही रह गए, भारत में ही उद्योग बस गए। तो जो भारत के संसाधन थे उन्होंने भारत को विजिट किया, यहाँ पर ही उन्होंने अपना घर बनाया। ऐसा नहीं किया कि यहाँ से संपत्ति इकट्ठी करके किसी दूसरे देश भेज दिया। तो अंग्रेज बहुत ज्यादा हानिकारक साबित हुए हैं, क्योंकि इन्होंने भारत को कभी अपना घर समझा ही नहीं। तो ये वाले मेजर अंतर है अंग्रेजों में और मुगल्स में। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी मैं एक्चुअल में कहना क्या चाहता हूँ। यदि आप पहले से इस चीज को जानते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और जानकर आपको अभी जानकारी प्राप्त हुई तो भी कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, इतना आपको ध्यान रख लेना है। अब दोस्तों बात करते हैं रानी कमलापति की। तो दोस्तों सलकनपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह के यहाँ हुआ था जन्म। किनका? रानी कमलापति का। राजा कृपाल सिंह के यहाँ पर हुआ था। सलकनपुर रियासत के राजा थे और विवाह हुआ था गिन्नौरगढ़ रियासत के राजा निजाम के साथ। राजा निजाम शाह की मृत्यु के उपरांत दोस्तों पुत्र के संरक्षण में भोपाल पर शासन किया था रानी कमलापति ने। और दोस्तों दोस्त मोहम्मद खान के षड्यंत्र के कारण भोपाल के छोटे तालाब में जल समाधि ले ली थी। तो कहाँ जल समाधि ली थी रानी कमलापति ने? भोपाल के छोटे तालाब में दोस्त मोहम्मद खां के षड्यंत्र के कारण समाधि ले ली थी। गिन्नौरगढ़ रियासत के राजा निजाम शाह के साथ हुआ था विवाह, और सलकनपुर रियासत के राजा कृपाल सिंह क्या हुआ था? रानी कमलापति का जन्म। और दोस्तों 15 नवंबर 2021 की बात है, जनजाति गौरव दिवस का दिन था। इस दिवस के उपलक्ष्य पर हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। बहुत ध्यान रखना है आपको, बहुत बढ़िया रेलवे स्टेशन है हबीबगंज का, बहुत सारी फैसिलिटीज है। आप वहां पर जाके देखेंगे तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। ठीक है, तो उसका नाम बदल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया। कब कर दिया गया? 15 नवंबर 2021 को कर दिया गया। 15 नवंबर को हम मनाते हैं जनजातीय गौरव दिवस। इस बात को आपको ध्यान रख लेना है। और समाचार के पन्नों से बात करें तो दोस्तों रानी दुर्गावती गौरव यात्रा, यह यात्रा 22 से 27 जून 2023 के मध्य निकाली गई। और यह यात्रा दोस्तों बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह के संग्रामपुर, कालिंजर, सीधी, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल जिले से गुजरेगी। रानी दुर्गावती गौरव यात्रा की हमने बात करी। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमें क्या देखने को मिल रहा है? गौड़ साम्राज्य से संबंधित प्रमुख स्थापत्य। हालांकि इनकी चर्चा हम कर चुके हैं, रिवीजन स्वरूप एक टेबल में एक जगह कंटेंट मिलेगा तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। जैसे कि चौरागढ़ किला हमने जाना नरसिंहपुर में है, सिंगौरगढ़ किला दमोह में है, बाजना मठ जबलपुर में है। ठीक है, और ये भी हमने जाना था कि इन तीनों का निर्माण किसने कराया है? संग्राम शाह ने कराया है। चौरागढ़, नरसिंहपुर, सिंगौरगढ़, दमोह, बाजना मठ, जबलपुर। इसी प्रकार से दोस्तों पचमठा मंदिर गढ़ा जबलपुर में रानी दुर्गावती के समय आधार से कायास्तंभ नाम पड़ा हुआ था। फिर मोती महल रामगढ़ मंडला में है, बघेलिन महल रामगढ़ मंडला में है, हृदय शाह ने निर्माण करवाया। और राजराजेश्वरी मंदिर दोस्तों मंडला में निजाम शाह द्वारा निर्मित है। तो इन स्थापत्य कला को आपको जरूर याद रखना है किस स्थान पर है और निर्माणकर्ता कौन है। पर दोस्तों गौड़ राज्य से संबंधित साहित्य एवं रचनाओं की बात करें तो संग्राम शाह ने दोस्तों हमने बात की थी रस रत्न माला, दामोदर ठाकुर दिव्य निर्णय, डी से डी याद करें, डी से दामोदर, डी से दिव्य निर्णय। संग्राम शाह दोस्तों रत्न माला, दामोदर ठाकुर दिव्य निर्णय, महेश ठाकुर आलोक दर्पण,
और तिथि तत्व चिंतामणि। महेश आलोक तिथि तत्व चिंतामणि, ऐसे याद करो, महेश ठाकुर की आलोक दर्पण और तिथि तत्व चिंतामणि। इसी प्रकार से पद्मनाथ भट्टाचार्य, दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू। कौन कौन सी है पद्मनाथ भट्टाचार्य की? दुर्गावती प्रकाश और वीर चंपू। पद्मनाथ भट्टाचार्य में डीवी याद कर लें, डीवी सिटी भोपाल में, और अभी हमने कमलापति स्टेशन की बात की है, ठीक है, तो डीवी से आप याद कर लें। दुर्गावती और वीर चंपू किसकी है? पद्मनाथ भट्टाचार्य की है। भानुदत्त मिश्र की दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना, रस रत्नमाला संग्राम शाह की है और रस मंजरी है भानुदत्त मिश्र की। लक्ष्मी प्रसाद दीक्षित गजेंद्र मोक्ष, याद रखना है, अभी चर्चा की थी थोड़ी देर पहले। रूपनाथ झा की है गणेश नृपवर्णम और वीर वाजपेयी की है प्रेम दीपिका। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने गोंड साम्राज्य से संबंधित इस सेगमेंट को क्लियर किया। अगले वीडियो में हम शुरुआत करेंगे देवगढ़ के गोंड राज्य के बारे में। वीडियो बढ़िया लगा है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक कर दें, ऐसे विद्यार्थियों तक शेयर भी कर दें जो आपकी ही तरह ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें एमपी से संबंधित यह टॉपिक आता है। इसके अलावा दूसरे टॉपिक्स भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट से आपको सर्च करना है। पता नहीं कौन सी दिक्कत आ रही है, यदि आप सभी जानते हैं, किसी को आइडिया इस बारे में कि यार प्लेलिस्ट शो नहीं होती तो क्या कारण हो जाता है, किस कारण से ऐसा होता है, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें ताकि उसको हम दूर कर सकें। ठीक, तो बस अब करना क्या है, बने रहना है हमारे साथ में, मेहनत करते रहना है दोस्तों, आगे बढ़ते रहना है और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।